Hello, dear viewers. EduAdept by Nera sir welcomes you all. Today we are going to study Tudor period. Tudor period lasted from 1485 to 1603. ट्यूडर पीरियड पर हम ऑलरेडी एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हम विलियम कैक्सटन और थॉमस मैलोरी के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास वॉच नहीं की है तो प्लीज़ वॉच करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए ट्यूडर पीरियड के अनदर पॉइंट्स को हम स्टडी करते हैं, जिसके अंदर आज हम जॉन स्केल्टन, इसके साथ साथ में स्टीफन होज और इरेजमस को स्टडी करेंगे। अगर हम ट्यूडर पीरियड के सिंबल की बात करें, ट्यूडर डायनेस्टी के सिंबल की बात करें, तो रेड एंड वाइट रोज रहेगा, जैसा कि ये पिक से आपको क्लियर हो रहा है। यानी ट्यूडर डायनेस्टी का सिंबल क्या रहेगा? रेड एंड वाइट रोज रहेगा। और ट्यूडर डायनेस्टी के अंदर एलिजाबेथन ईरा इंक्लूड होता है, यानी शामिल होता है। इसके इम्पोर्टेंट मोनार्क्स हेनरी सेवन्थ, हेनरी एट्थ, एडवर्ड सिक्स्थ, मैरी फर्स्ट और एलिजाबेथ फर्स्ट रहेंगे। तो लेट्स मूव ऑन। तो चलिए देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इनके आंसर जैसे जैसे अपनी क्लास चलती रहेगी मैं आपके सामने क्लियर करता रहूँगा। तो स्टे ट्यून टिल एंड। चलिए जॉन स्केल्टन या फिर जॉन शेल्टन के बारे में हम बात कर लेते हैं। और इनका जो बर्थ है वो 1460 में हुआ और 1529 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। इनके बर्थ के बारे में बात करें तो अनसर्टेनिटी है कि इनका चाइल्डहुड कैसे स्पेंड हुआ, इनका बर्थ किस प्लेस पर हुआ, तो वो हमें एक्चुअल में पता नहीं है। और ये हेनरी एट्थ के किंग पोएट लॉरिएट थे। किंग हेनरी एट्थ के पोएट लॉरिएट जॉन स्केल्टन को कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट बाय द यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑक्सफोर्ड, लुवाइन, लुवाइन यूनिवर्सिटी बेल्जियम में है, और कैम्ब्रिज। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लुवाइन यूनिवर्सिटी जो कि बेल्जियम में है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा इनको पोएट लॉरिएट होने का जो स्टेटस है वो मिला हुआ है। ही इज़ थॉट टू बी द फर्स्ट मेजर ट्यूडर पोइट। तो बहुत सारे जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने जॉन स्केल्टन को पहला प्रमुख ट्यूडर पोइट माना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ट्यूडर पीरियड का पहला प्रमुख जो पोइट है वो कौन रहेगा? तो अपना जॉन स्केल्टन आंसर रहेगा। जॉन स्केल्टन ने एडवर्ड फोर्थ, रिचार्ड थर्ड और हेनरी सेवन्थ के अंडर उन्होंने ज़्यादातर अपना करियर स्पेंड किया, और हेनरी एट्थ के अंतर्गत उन्होंने काम किया या लिखा। ये चौसर के फॉलोवर रहे। थॉमस वोल्सी एक इंग्लिश जो थे पॉलिटिशियन थे, स्टेट्समैन थे और कैथोलिक बिशप थे। तो याद रखिएगा, थॉमस वोल्सी को इन्होंने टारगेट करके बहुत कंपोजिशन किया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम इसी के साथ साथ जान लेते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म? ह्यूमनिज्म के फादर पेट्रार्क कहे जाएंगे। लेट्स मूव ऑन। और जॉन स्केल्टन की जो कॉम्पोजिशंस हैं उनको एक एक करके हम स्टडी करते हैं। इस 3 मेजर पॉलिटिकल एंड क्लेरिकल स्टायर्स रहेंगे, यानी जहाँ पर उन्होंने बहुत हास्यास्पद तरीके से आलोचना की है जो वहाँ उस समय प्रेवेलेंट पॉलिटिकल कंडीशंस थी उनके बारे में। स्पीक पैरट, स्पीक, ये थोड़ा सा इन्होंने, मैं एक बात और बता देता हूँ, जॉन स्केल्टन ने बेसिकली फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश के अंदर कंपोजिशन किया था। ज़्यादातर इनका कंपोजिशन है वो फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेज में हुआ है, इसीलिए वर्ड थोड़े से डिफरेंट आपको लगेंगे। ये है स्पीक पैरट, ये 1521 के अंदर इनके द्वारा कंपोज किया गया। कोलिन क्लाउड जो थी वो 1522 के अंदर राइट की गई। वाई कम, ये नोट टू कोर्ट, वाई कम यू नॉट टू कोर्ट, अपना सही प्रोनाउंसिएशन इसका रहेगा। 1522 के अंदर इन्होंने इसको कंपोज किया था। अगर इन तीनों कंपोजिशन के बारे में हम बात करें तो इन्होंने थॉमस वोल्सी को टारगेट किया। ठीक है, थॉमस वोल्सी जो हमने पहले किया था कि कौन थे, उन्होंने इन तीनों कंपोजिशन में उनको टारगेट किया। ही बिकेम ट्यूटर ऑफ प्रिंस हेनरी, लेटर हेनरी
एट था, वो प्रिंस हेनरी की ट्यूटर भी रहे, यानी कि कौन रहे, अपने स्केल्टन जो थे वो प्रिंस हेनरी के ट्यूटर भी कहे जाएंगे। और बाद में जो प्रिंस हेनरी थे वो हेनरी एट्थ बने। ही पायोनियर्ड वर्ड्स नोन एज स्केल्टोनिक वर्ड्स, यानी कि जॉन स्केल्टन ने स्केल्टोनिक वर्ड्स में अपनी कंपोजिशंस को लिखा था। यानी स्केल्टोनिक वर्ड्स जो है उसके अंदर इरेगुलर राइम रहेंगी, यानी एक जैसे रेगुलर राइम होती है वो राइम नहीं रहेगी। तो आप याद रखिएगा। चलिए हम एक बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हु इज द प्रिंस ऑफ ह्यूमनिज्म? ह्यूमनिज्म के प्रिंस कौन कहे जाते हैं? इरेजमस कहे जाते हैं। इरेजमस ह्यूमनिज्म के प्रिंस कहे जाते हैं और इरेजमस के बारे में हम इसी क्लास में स्टडी करेंगे। हिज अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स रहेंगे द बाउज ऑफ कोर्ट। द बाउज ऑफ कोर्ट, ये जो टाइटल है वो किंग्स टेबल के फ्री बोर्ड की तरफ संकेत करता है, यानी राजा की जो टेबल थी जहाँ पर नोबल्स नाइट्स बैठते थे उसका जो फ्री बोर्ड था, जो स्वतंत्र बोर्ड था, उसकी तरफ संकेत करता है द बाउज ऑफ कोर्ट। ये एल्गोरिकल पोएम है, 7 लाइन स्टेंजा में लिखी हुई है, यानी एक स्टेंजा के अंदर 7 लाइन है और एल्गोरिकल पोएम है। इट स्टेराइज द कोर्ट लाइफ, तो इसके अंदर कोर्ट लाइफ की आलोचना की गई है। और कौन सा कोर्ट है? हेनरी 7 का कोर्ट है, जिन्होंने 1480 से 1498 तक ना रूल किया था। द वर्ड बाउज मीन्स कोर्ट रिलेशंस, और ये बाउज वर्ड जो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है इसका मीनिंग रहेगा कोर्ट रिलेशंस। विनकिन डी वर्डे, विनकिन डी वर्डे 1478 to 1535 printed at वेस्टमिंस्टर इन लंदन एंड इन लंदन। तो ये देखिएगा विनकिन डी वर्डे जो थे वो कौन हैं? उन्होंने जैसे विलियम कैक्सटन जो फर्स्ट प्रिंटर इस्टेब्लिश करने का जो क्रेडिट है वो विलियम कैक्सटन को जाता है, उनके सक्सेसर थे विनकिन डी वर्डे। तो उन्होंने वेस्टमिंस्टर और लंदन में प्रिंट किया था। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ रेनेसांस? फादर ऑफ रेनेसांस कौन कहे जाते हैं? पेट्रार्क कहे जाते हैं। और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं अभी। ए गार्लैंड ऑफ लॉरेल, ए गार्लैंड ऑफ लॉरेल जो है एक एलेगरी है और सेल्फ प्रेज के बारे में है, यानी प्रतीकात्मक एक जो पोएम रहती है, कंपोजिशन रहती है, उसको एलेगरी बोलते हैं। और जिसमें प्रतीकों के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें सामने रखते हैं। तो समय की प्रशंसा के बारे में एक प्रतीकात्मक कविता है, पोएम है, डिस्क्राइबिंग द क्राउनिंग ऑफ ऑथर अमंग द ग्रेट पोइट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ऑथर है वो विश्व के महान पोइट्स में से अपने आप को किस तरीके से ताजपोशी देता है, यानी यहाँ इस पोएम के अंदर जॉन स्केल्टन ने खुद की प्रशंसा की है। जॉन स्केल्टन ने खुद की प्रशंसा किस पोएम में की है? अ गार्लैंड ऑफ लॉरेल के अंदर की है। फिलिप स्पैरो, द बुक ऑफ फिलिप स्पैरो इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। द बुक ऑफ फिलिप स्पैरो इज ए 1400 लाइन मोक हीरोइक पोएम इंस्पायर्ड बाय कैटुलस। कैटुलस जो थे वो लैटिन पोइट थे, याद रखिएगा। कैटुलस यानी एक लैटिन पोइट से इंस्पायर होकर के जॉन स्केल्टन ने द बुक ऑफ फिलिप स्पैरो को किया था, जिसके अंदर 1400 लाइन्स हैं। और ये बहुत ही जो अनयूजुअल स्ट्रेंज एलेगीज में से एक है। एलेगीज का मीनिंग हो गया सैड सॉन्ग या सैड पोएम। तो इंग्लिश के अंदर जो सैड पोएम है उनमें से ये एक है। तो ये मोक हीरोइक पोएम है जो कि कैटुलस से इंस्पायर्ड थे, इंस्पायर होकर के जॉन स्केल्टन ने राइट की थी। और कैटुलस कौन थे? लैटिन पोइट थे। तो एक बहुत ही अनयूजुअल एलेगी है इंग्लिश के अंदर, एक पेट बर्ड के बारे में है, याद रखिएगा। द बुक ऑफ फिलिप स्पैरो, स्पैरो का मीनिंग होता है चिड़िया, एक जो पेट बर्ड है, यानी चिड़िया को पालतू बना करके रखा जाता है। और कौन पालतू बना करके रखता है? ये जेन स्क्रॉप नाम की यंग लेडी है, वो पेट जो स्पैरो है उसको रखती है। और पेट स्पैरो जो है वो मार दी जाती है एक कैट के द्वारा।
तो उसका लेमेंटेशन है द बुक ऑफ फिलिप स्पैरो। और इसमें जो जॉन स्केल्टन हैं उन्होंने उस जो अपने डिफेंस में और पोइम के डिफेंस में भी एक ईओलजी का मीनिंग हो गया यहाँ पर, एक प्रशंसनीय जो स्पीच है, जो वक्तव्य है, वो भी लिखा हुआ है। देखिए, हु इज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ रेनेसांस। रेनेसांस का चाइल्ड कौन कहलाता है? ये अपने क्रिस्टोफर मार्लो होंगे, तो कि आने वाली क्लास में हम स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से, तो याद रखिएगा। लेट्स मूव ऑन। कोलिन क्लाउड के बारे में बात कर लेते हैं। कोलिन क्लाउड जो है एक वैगबॉन्ड यानी बंजारा जो व्यक्ति है उसकी कंप्लेंट है। और किस बारे में कंप्लेंट करता है? इक्लेजियस्टिक जो है, यानी कि जो चर्च के अंदर जितने भी, या चर्च से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, उनके मिसडीड्स के बारे में है। यानी चर्च से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कैलर्जी है, पार्सन है, वो सब किस तरीके के गलत काम करते हैं, उनके बारे में एक वेगबॉन्ड यानी कि इधर उधर भटकने वाला जो व्यक्ति है वो कंप्लेंट करता है। और उस पोएम का नाम रहेगा कोलिन क्लाउड। और इस कोलिन क्लाउड ने एडमंड स्पेंसर को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। एक साथ ही साथ देखिएगा, इम्पोर्टेंट है, कोलिन क्लाउड कम होम अगेन, ऑल्सो नोन एज कोलिन क्लाउड कम होम अगेन इन मॉडर्न इंग्लिश, एक पेस्टोरल पोएम है। और ये पेस्टोरल पोएम जो है एडमंड स्पेंसर ने राइट की है, और ये 1595 के अंदर पब्लिश हुई थी। देखिए, आगे बढ़ते हैं। और ये है अपना रिप्लाइशन अगेंस्ट सर्टन यंग स्कॉलर्स। तो थोड़ा सा ये देखिएगा, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग होगा रेप्लिकेशन। अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें, रिप्लाइकेशन का मीनिंग रहेगा रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन अगेंस्ट सर्टन यंग स्कॉलर्स। ये वोल्सी को डेडिकेटेड है, यानी कि इसके अंदर भी वोल्सी को डेडिकेट किया गया है। और ये प्रिंट कब हुई थी? 1528 के अंदर। इन स्केल्टन कंडेम्स द फॉली ऑफ टू कैम्ब्रिज स्कॉलर्स। दो कैम्ब्रिज के स्कॉलर्स की जो मूर्खता है उनकी ये आलोचना करते हैं इसमें। थॉमस बिल्नी जिसमें रहेंगे, एंड थॉमस आर्थर। याद रखिएगा, इस पोएम के अंदर थॉमस बिल्नी और थॉमस आर्थर की मूर्खता को बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया है। द ट्यूनिंग ऑफ एलिनोर रूमिंग, द ट्यूनिंग ऑफ एलिनोर रूमिंग भी जो है स्केल्टन के द्वारा राइट की गई है। और आगे रहेगा डर्ज ऑन एडवर्ड फोर्थ। लेट्स मूव ऑन। ये कंपोजिशन है, याद रखिएगा। मैग्निफिसेंस इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो जो इम्पोर्टेंट रहेगी मैं आपको वो बता देता हूँ। और मैग्निफिसेंट जो है वो पब्लिश हुई थी 1519 के अंदर। ये मोरालिटी प्ले है। मैग्निफिसेंट सिंबलाइजिंग ए जनरस प्रिंस इज रूइंड बाय मिस्टेकन लिबरलिटी एंड बैड काउंसलर्स। तो देखिए, लिबरलिटी का मीनिंग हो गया कि बहुत ज़्यादा उसको स्वतंत्रता मिली हुई थी और उसके सलाहकार थे वो बुरे थे, जिस वजह से जो एक उदार प्रिंस है, जो राजकुमार है, वो गलत रास्ता ले लेता है, और गलत रास्ता लेने से वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन बाद में फिर जो गुड होप है, यानी आप कह सकते हो सकारात्मकता है और परसिवेरेंस है, और उसका जो लगातार अच्छाई के लिए काम करने की जो जज्बा है, जो हौसला है, उसके कारण वो वापस ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये मैग्निफिसेंस एक मोरालिटी प्ले है। और ये जो प्ले है वो पौला न्यूज के द्वारा 1980 में एडिट किया गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1980 के अंदर पौला न्यूज ने इसको एडिट किया है, मैग्निफिसेंस को। और मैग्निफिसेंस एक स्टोरी है, वैसे बहुत सारी कंपोजिशंस है मैग्निफिसेंस के नाम से, लेकिन मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट स्टोरी लेकर के आया हूँ जो एस्ट्रेला एल्फोन के द्वारा कंपोज की गई है। और इसके अंदर एक परिवार है जो एक व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है, और बाद में वही परिवार उस व्यक्ति के द्वारा उसको धोखा दे दिया जाता है। यानी कि उस परिवार को, जो परिवार जिस व्यक्ति पर धोखा करता है, उसको वो बाद में धोखा दे देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं, जॉन स्केल्टन की। बैलेड ऑफ द स्कॉटिश किंग, द बैलेड ऑफ अ स्कॉटिश किंग। इट इज a spirited celebration of the defeat of the Scots at the Battle of Flodden Fields। तो फ्लोडन फील्ड्स में जो
बैटल हुई थी, वहाँ पर डिफीट के ऊपर ये कंपोजिशन इन्होंने राइट की है। इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हु वॉज कॉल्ड फादर ऑफ इटालियन प्रोच? इटालियन प्रोच का जो फादर है वो कैचियो अपना आंसर रहेगा। लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस डेसिडेरियस इरेजमस। इनका बर्थ जो है वो 1466 में हुआ, डेथ इनकी 1536 में हुई। इरेजमस वॉज अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट, बहुत बड़े मानवतावादी थे। इनका बर्थ जो था वो रोटरडम नेदरलैंड के अंदर हुआ, यानी रोटरडम नेदरलैंड में इनका जन्म होता है। इनकी डेथ जो है वो 12 जुलाई 1536 में हुई, बेजल स्विट्जरलैंड के अंदर। ही हैज़ बिन कॉल्ड द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ द क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट। याद रखिएगा, द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ द क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट जो है वो इरेजमस को बोला जाता है। ही इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ ह्यूमनिज्म। ही रोट द प्रेज ऑफ फॉली इन 1509। इम्पोर्टेंट है, प्रेज ऑफ फॉली किसके द्वारा? इरेजमस के द्वारा लिखी हुई है। और कब लिखी इन्होंने? 1509 में। ये प्रिंट होती है 1511 के अंदर। और प्रेज ऑफ फॉली के अंदर जो नरेटर है वो फोली रहेगा। इट इज़ अ बोल्ड स्टायर दैट पोक्स फन एट द फुलिशनेस ऑफ मैनकाइंड। जो मानवता की मूर्खता है उसकी ये हास्यास्पद आलोचना करता है। हालांकि जो फोली है, जो नरेटर है, वो अपने आप में एक डेटी है, यानी कि कह सकते हो एक देवीय रूप है और या देवी है। शी प्रोफेसिज दैट द वन विद द अल्टीमेट विजडम एंड वर्च्यू इज़ द क्रिश्चियन गॉड। तो वो मानती है कि क्रिश्चियन गॉड जो है वही अनंत सत्य है और वही सबको बुद्धि देने वाला है। टू फॉली समवन टू फॉली सम पीपल आर एग्रीबल फूल्स। और फॉली ये मानती है कि कुछ जो लोग हैं वो सहमत करने योग्य मूर्ख व्यक्ति होते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म थियोरी? ह्यूमनिज्म थियोरी के पिता कौन रहेंगे? इब्राहिम मैस्लो रहेंगे अपना आंसर। लेट डिस्कस अबाउट स्टीफन होज। स्टीफन होज का बर्थ जो है वो 1474 के अंदर हुआ। इनकी डेथ जो है वो 1523 के अंदर हुई। स्टीफन होज वॉज अ पॉपुलर इंग्लिश पोइट ड्यूरिंग द ट्यूडर पीरियड हु इज़ नाउ लिटिल नोन। तो अब इनके बारे में बहुत कुछ हमें पता नहीं है, और उस समय प्रसिद्ध पोइट हुआ करते थे। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स रहेंगे पास टाइम ऑफ प्लेजर 1509 के अंदर रहा। It was first published by विनकिन डी वर्डे। विनकिन डी वर्डे जो कि विलियम कैक्सटन के सक्सेसर थे, उन्होंने पहली बार इसको पब्लिश किया था। एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू एंड एलेगरी रहेगी। और एलेगरी किसके बारे में है? कि जब हम शुद्धता की खोज के अंदर निकल पड़ते हैं तो उसके बारे में रहेगी। और इसको भी विनकिन डी वर्डे ने 1512 के अंदर प्रिंट किया था। द कन्वर्जन ऑफ स्वेयरनेस, द कंफर्ट ऑफ लवर्स, तो ये भी इनकी कंपोजिशन के अंदर काउंट रहेगी। तो लेट्स डिस्कस अबाउट टू मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोच? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलियम टेंडेल रहेगा। विलियम टेंडेल अपना आंसर रहेगा। तो ये अपने फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज के तौर पर जाने जाते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ प्रोज इन इंडिया? इंडिया के अंदर मुल्क राज आनंद रहेंगे। और मुल्क राज आनंद का जो बर्थ है वो 12 दिसंबर 1905 में हुआ। और एंग्लो इंडियन फिक्शन के पायनियर इंडिया के अंदर इनको बोला जाता है। और इनका जो एक नोवेल है अनटचेबल, उसके लिए बहुत अच्छे से इनको जाना जाता है। इन्होंने साहित्य अकेडमी जो अवार्ड है अपने नोवेल द मॉर्निंग फेस के लिए प्राप्त किया था या फिर जीता था। तो इसमें चलिए हम बहुत अच्छे से हमने 3 पॉइंट्स को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पर हम कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर को बड़ी ही डिटेल और आराम से करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।